तो भाई घर पे आरसीबी ने हार के सिलसिले को तोड़ दिया है और पहली जीत एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम में अर्जित कर ली है। अब एंटी क्लाइमैक्स हो गया एक्चुअली आरआर के साथ, क्योंकि एक बार फिर से ये जो तीसरा लगातार मुकाबला हारे हैं, ऐसा लगा कि ये भी जीत सकते थे और ये तो बिल्कुल जीत सकते थे। बात करते हैं आरआर और आरसीबी के इस क्लैश की, लेकिन आरसीबी मतलब अपने घर पे जीत का परचम लहराया और एक बार फिर से बताया कि ये टीम तैयार आई है, इस टीम के पास जज्बा है, जुनून है और अब तो घर पे भी जीत कर मिल गया सुकून है। तो करते हैं बात कल के क्लैश की, लेकिन आज का जो मुकाबला है ना उसकी भी करेंगे बात, क्योंकि एक तरफ अगर है चेन्नई सुपर किंग्स जो कि बॉटम ऑफ द टेबल है, तो उनसे ठीक ऊपर 9वें स्थान पे है सनराइजर्स हैदराबाद। अब आगे जाने का तो किसी का एक्चुअली चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे है लड़ाई आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की। तो क्या चेन्नई करेगा एक पलटवार या हैदराबाद दिखाएगा कि हम में भी दम है, हम में भी वो जीतने की हुंकार वाली क्षमता है। तो करते हैं बात कल के क्लैश की और बात करेंगे आज के मुकाबले की भी। तो हेलो एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर और बात कर लेते हैं ज़रा अब मुकाबले की, जो कि कल खेला गया एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम में। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब राजस्थान रॉयल्स ये तीसरा जो मुकाबला लगातार हारे हैं ना, ये मतलब पहले लगता है यार जीत जाएंगे, मतलब जीत ही जाएंगे, लेकिन फिर आखिर में आके वो फिसल जाता है मुकाबला और हार जाते हैं मुकाबला। दिल्ली के खिलाफ सुपर ओवर में हारे, उसके बाद जब मुकाबला हुआ लखनऊ के सुपर जायंट्स के साथ, वहाँ पे भी 9 रन चाहिए थे, वहाँ पे 2 रन से हार मिली। यहाँ पे 12 गेंदों में 18 का एक सिनेरियो था, उसको पार नहीं कर पाए और आरसीबी की भाई काबिले तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त मतलब पहले 205 बनाए, उसके बाद हमने देखा कि शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी तेज़ तरार करी राजस्थान ने, लेकिन उसके बाद वो ब्रेक लगाया कुणाल पांड्या, जॉस हेजलवुड की उस घातक मतलब गेंदबाजी ने। उसके बाद हमने देखा जब 12 गेंदों में 18 का सिनेरियो था, वहाँ से कमबैक किया। हेजलवुड का जो 19वां ओवर था उसमें मात्र 1 रन आया और ये स्कोर कार्ड बता रहा है 205 पे 5 आरसीबी ने बनाए। उसके बाद आरआर 194 पे ही गया सिमट, मतलब आरसीबी के लिए पहली विक्ट्री एट दी होम और ये बता रहा है कि अब ये टीम रुकेगी नहीं, अब ये टीम थमेगी नहीं, अब ये टीम उड़ेगी। और सच में मतलब एब्सोल्युटली जैफर ये एक्चुअली परफॉर्मेंस आया है आरसीबी के कैंप की तरफ से। तो अगर बात करें तो भाई पहली बैटिंग एक बार फिर से आ गई थी आरसीबी की। अब आप कहोगे यार इससे पहले 3 मैच में पहले बैटिंग आई थी, तो बल्लेबाज क्या है कि वो सोच रहे थे यार हमें 200 बनाने हैं, मतलब आना है और 200 से कम तो देखने ही नहीं है। लेकिन इस मुकाबले में हमने क्या देखा, जो सोच दिखी, जो अप्रोच दिखी, उसमें हमने देखा कि आरसीबी के बल्लेबाजों ने पहले पिच पे थोड़ा समय व्यतीत किया, पिच को भापा, देखा कि कैसे गेंद बल्ले पे आ रही है। उसके बाद हमने देखा पिच पे अगर आप चिन्नास्वामी स्टेडियम में अगर आप खड़े हुए हो, अगर आप सेट हो, तो भैया बहुत सारे रन्स हैं और विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया, देवदत्त पडिक्कल का अर्धशतक आया, जिसकी बदौलत हमने देखा वो प्लेटफॉर्म सेट था, क्योंकि विकेट्स इन हैंड थे वो आखिरी 6-7 ओवर में। उसके बाद हमने देखा वो एक्सेलरेट किया, जितेश शर्मा, टिम डेविड की उन फिनिशिंग टचेस की बदौलत आंकड़ा गया 200 के पार, 205 पे 5 रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु। और फिर हमने कहा वाओ आरसीबी यू टेक अ बाउ, मतलब आपने 200 के पार स्कोर पहुंचा दिया, आपकी गेंदबाजी अच्छी है और आपने आज बैटिंग बढ़िया करी है एक्चुअली। तो गेंदबाजी अच्छी है तो रन तो काफ़ी होंगे ये, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में 200 सेफ एक्चुअली होता नहीं है। रिकॉर्ड इतिहास बताता है कि यहाँ पे रन चेज होते हैं आसान, लेकिन ये भी लगभग वो हो गया था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना वो 38 ओवर तक, पूरे मैच के 38 ओवर तक या आरसीबी इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था, मतलब क्या वो सांप सीढ़ी का थोड़ा खेल चल रहा था। लेकिन फिर हमने देखा जब राजस्थान की एक्चुअली बैटिंग आई, तो बैटिंग में शुरुआत दी वैभव सूर्यवंशी, युवा खिलाड़ी, 14 वर्षीय भाई बच्चा, और वो अच्छे कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल
अपने फॉर्म को कंटिन्यू किया, मतलब टीम को बेटर स्टार्ट दिलाई और तेज तर्रार शुरुआत दिलाई। पावर प्ले में 70 के पार जा चुकी थी राजस्थान रॉयल्स, लेकिन उसके बाद हमने देखा एक रॉयल कमबैक। मिडल ओवर के फेज में भी वही रन रेट एक्चुअली बरकरार रखा था 10 ओवर तक, लेकिन उसके बाद जो अगले 10 ओवर थे वहाँ पे हमने देखा थोड़ा सा वो ब्रेक लग गया, क्योंकि जैसे ही आउट हुए यशस्वी जायसवाल, उसके बाद जैसे ही आउट हुए रियान पराग, उसके बाद हमने देखा वो थोड़ा सा प्रेशर आ गया वो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन फिर भी जो कि हमने देखा ध्रुव जुरैल जब तक क्रीज पे थे तब तक वो उम्मीदों को इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन आप देखते हो भुवनेश्वर कुमार का वो एक ओवर आता है जिसमें पड़ते हैं 22 रन। एक तरह से वो एक मोमेंटम बदल के आरसीबी से निकल के आरआर के कैंप में शिफ्ट हो जाता है। तो आप कहते हो यार ध्रुव जुरैल अभी तो तैनात हैं और 12 गेंदों में 18 का सिनेरियो है तो बहुत आसान है, लेकिन आरआर ये कर नहीं पाया यार, क्योंकि इससे पहले जो 2 मुकाबले हारे थे वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था कि लग रहा था राजस्थान बड़े कंफर्टेबल तरीके से वो मुकाबला जीतेगा, लेकिन नहीं हुआ। पिछले 2 मुकाबलों में भी नहीं हुआ, कल के इस मुकाबले में भी भाई हेजलवुड ने क्या गेंदबाजी करी। मतलब ध्रुव जुरैल ना एक्चुअली तैयार थे कि आगे आएगी और हेजलवुड ने प्लान बनाया ये आगे की देख रहा है तो बाउंसर मार देता हूँ। वो बाउंसर मारी, शॉर्ट बॉल डाली, फिर वो जो तीसरी गेंद पे हटके मारने का रूम बना के विकेटें छोड़ के वो जो शॉट लगाने का प्रयत्न किया उस पर हमने देखा वो विकेट गंवा दिया। वो थोड़ा सा अपील करी थी जितेश ने, हाफ अपील एक्चुअली हेजलवुड के तरफ से थी। ये तो पूरी टीम तो एकदम साइलेंट थी कि यार कुछ लगा नहीं होगा, लेकिन जितेश शर्मा का वो विशेष एक्चुअली रेफरल लेना और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सफलता मिल जाना ध्रुव जुरैल के रूप में, जो कि अकेले ही लड़ रहे थे, अकेले ही मैच में वो राजस्थान की ओर से वो पकड़ बनाने में मदद कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा जैसे ही ध्रुव जुरैल आउट हुए वहाँ से पारी पत्तों की तरह बिखर गई। शिमरन हेटमायर का वो विकेट जिस तरीके से मिला था उससे पहले, लेकिन जैसे ही ध्रुव जुरैल आउट हुए वहाँ से हमने देखा पारी बिखर गई और आरसीबी ने ये पहली विक्ट्री हासिल करी है अपने ही घर पे एम.ए. चिन्नास्वामी स्टेडियम में, अपने ही दर्शकों के सामने वो जीत के दर्शन दिए हैं भाई। वाओ आरसीबी, मतलब वेल डन और शेल डन यार, क्योंकि आपने जो खेल खेला है ये बड़ा कॉन्फिडेंस देगी एक्चुअली आरसीबी को। यार 12 गेंदों में 18 वहाँ से मुकाबला जीत जाना और आगे के टूर्नामेंट में ना वो हाई ऑफ रिलीज और हाई ऑफ एटीट्यूड के साथ वो कॉन्फिडेंस लेके जाना, तो ये बड़ा ही कॉन्फिडेंस वो ऊपर है अभी आरसीबी का। लेकिन अगर मैं आरआर की बात करता हूँ यार, ये तीसरा मुकाबला हो गया है जो आप हारे हो तब जब आप हार नहीं सकते थे। मतलब सिनेरियो जो था वो जीत का वो आपके पक्ष में था। 12 गेंदों में 18 चाहिए, वहाँ से ये लगातार वो ऐसा तीसरा मुकाबला हारे हैं, ये चिंतन वो थोड़ा करने की बात है, क्योंकि टॉप ऑर्डर से तो कमाल की शुरुआत मिल रही है, मिडल ऑर्डर भी वो थोड़ी रन तो बना रहे हैं, लेकिन जो फिनिशर्स हैं यार वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। अब जायसवाल ने तो काम किया, इससे पहले भी किया था, इस मुकाबले में भी किया, लेकिन जब आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया है तो आपको अच्छे स्टार्ट को ना वो व्यर्थ नहीं जाने देना है। उसी रन रेट से ज़रूर आपने मेंटेन किया रन रेट को। एक वक्त 12 का रन रेट चल रहा था आरआर का, लेकिन फिर देखा जैसे ही वो विकेट्स गिरे वहाँ से वो नीचे 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 आता गया और बल्लेबाजी वो प्रेशर में आ गई, दबाव में आ गई बल्लेबाजी एक्चुअली आरआर की। और हमने देखा मैच एक और बार वो फिसल गया हाथ से, वो रेती की तरह फिसल गया हाथ से, और एक और हार ने वो जख्म दिया है, गम दिया है, क्योंकि यहाँ से ना राजस्थान रॉयल्स के लिए आगे जाना ये ना के बराबर है, एक्चुअली इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है अब कि अब राजस्थान आगे जाएगी, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। आरसीबी ने वो चौथे स्थान पे थे इस मुकाबले से पहले, अब पहुंच चुके हैं तीसरे स्थान पे। तो अब अगर पॉइंट्स टैली अगर मैं आपके सामने ये शो करूं तो पॉइंट्स टैली में आप देखते हो तो भाई मुंबई इससे पहले वो कल से पहले थे तीसरे स्थान पे, आज आ गए हैं चौथे स्थान पे। आरसीबी के जो कि 12 अंक हो गए हैं,
तो ये तीसरे स्थान पे हैं। अब 3 टीमों के 12 अंक हैं एक्चुअली, जिसमें से गुजरात टाइटंस टॉप पे है, उसके बाद दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे अब रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु, चौथे पे मुंबई है। अब ये जो रेस टू प्लेऑफ्स है ये क्यों इतनी मतलब गरमा रही है, क्यों इतनी मज़ेदार हो रही है, अगर उसकी बात करें तो आप देखो ये चौथे पे मुंबई है और आप देखते हो तो भाई यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि नंबर 6 पे हैं, उसके बाद नंबर 5 पे आपको पंजाब किंग्स नज़र आते हैं। तो ये जो मुंबई, पंजाब और लखनऊ है, इनके लिए हर एक मुकाबला वो डू और डाई वाला है, क्योंकि यहाँ से जो भी टीम वो फिसलेगी वो अपना रास्ता ख़राब कर लेगी। मुंबई का मैं मानता हूँ अच्छे फॉर्म में है, अच्छे टच में है, तो उनको रोकना आसान नहीं होने वाला। लखनऊ के लिए मुझे लगता है थोड़ा डाउटफुल, क्योंकि बैटिंग में वो थोड़ा भी स्ट्रगल चल रहा है, वो 2-3-4 के ऊपर निर्भर है। गेंदबाजी भी वो अगर दिग्वेश राठी की अगर हम निकाल दें बहुत वीक नज़र आती है। पंजाब की बात करें तो यार टॉप क्वालिटी टीम है, इस सीज़न टॉप क्वालिटी का खेल दिखाया है, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे थे जहाँ पे ऐसा लगा कि यार इस टीम में वो थोड़ा सा दबाव वाला वो माहौल नज़र आया है। तो पंजाब, लखनऊ, मुंबई और केकेआर भी इवन आप कहोगे 3 मुकाबले जीते हैं मात्र 8 मुकाबलों में से, तो आप कहोगे क्या इनका कोई चांस है मतलब टेक्निकली तो चांस है, लेकिन लगता नहीं कि केकेआर कुछ कर पाएगी। डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए लगता है टाटा बाय बाय हो गया है, क्योंकि टेक्निकली चांस है, वैसे कोई चांस एक्चुअली लगता नहीं है। तो पॉइंट टैली की मैंने आपको बात करी और आपको बताया कि क्या हाल है और कौन सी टीमें हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है जीत, क्योंकि अगर आप ऊपर की ये जो 3 टीमें देखते हो, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी, इनका लगभग वो कंफर्म है कि ये पहुंच जाएंगी वो प्लेऑफ्स में और पहुंचेंगी भी, क्योंकि यहाँ से कुछ उलटफेर हो जाए तो भैया बहुत ही बड़ा कुछ हो जाएगा। नहीं तो अब जो है वो कॉन्फर्मेशन तो यही है कि आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस ये आर थ्रू टू द प्लेऑफ्स, यानी कि पहुंच रहे हैं भाई ये प्लेऑफ्स में। तो बात करी मैंने पॉइंट्स टैली की, बात करी मैंने कल के क्लैश की जो कि था एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम, आरसीबी बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच। तो आज भी एक और क्लैश है। अब आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स तो दूसरी तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद। अब ये मुकाबला भी होने वाला है एक्चुअली बड़ा ही कमाल का, क्योंकि दोनों टीमें बॉटम ऑफ द टेबल है। चेन्नई नंबर 10 पे है तो सनराइजर्स हैदराबाद है नंबर 9 पे। तो दोनों को एक्चुअली अब यहाँ से क्या है, अगले सीज़न की तैयारी करनी है, यहाँ से नहीं पहुँच सकते ये आगे की तरफ। तो दोनों टीमों के लिए ना ये थोड़ा सा आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान के ऊपर वो थोड़ा सवाल उठाया जा रहा है, तो इसलिए ये क्लैश होने वाला है मज़ेदार, चेन्नई वर्सेस एसआरएच। और आपको बता दूं मैं, हैदराबाद वो चेन्नई के किले को भी फतेह नहीं कर पाई है, लेकिन क्या कर पाएंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप इस मुकाबले की अगर बात करें, चेन्नई की परेशानी भी ये रही है कि बैटिंग नहीं चली है, बॉलिंग नहीं चली है, कोई भी एक बॉक्स वहाँ पे टिक नहीं है। हैदराबाद का क्या रहा है, उनके लिए भी बैटिंग तो उनकी ताकत है, लेकिन बैटिंग उनकी भी नहीं चली है वो एक आध मैचों में चली है, उसके बाद वही फ्लॉप शो हमें देखने को मिला है। सपाट विकेट मिलती है तो चल जाती है, और कहीं अगर वो थोड़ी स्लो ट्रैक अगर मिल जाता है तो वहाँ पे उनकी बल्लेबाजी फंस जाती है, परेशान हो जाती है। तो दोनों टीमों के लिए बड़ा कमाल का ये मुकाबला होने वाला है। तो सीएसके की तरफ से भी एक्चुअली कंप्लेन तो आई थी पहले कि यार हमें ये विकेट पसंद नहीं आ रहा, हमारे बल्लेबाजों को वो बहुत बड़ा धीमे आ रहा है, इसलिए हमें तो तेज़ वाली विकेट चाहिए। अब देखना होगा इस मुकाबले में बाजी कौन मारेगा। तो बाजी की बात करी तो आज की बिग बैटल ऑफ द डे कौन सी हो सकती है उसके ऊपर डाल लेते हैं एक्चुअली नज़र, क्योंकि कल की बिग बैटल ऑफ द डे में तो कोहली संदीप के कॉन्टेस्ट में कोहली मार गए थे बाजी, लेकिन आज की कॉन्टेस्ट में कौन मारेगा बाजी, आइए जानते हैं। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। और बिग बैटल ऑफ द डे में अगर मैंने आपकी बात करी है तो ये वाली बिग बैटल होने वाली है बड़ी कमाल की। अब एक तरफ अगर हैं
चेन्नई की तरफ से अगर मैं बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी, तो दूसरे कैंप में हैं आप कहोगे मोहम्मद शामी। अब धोनी तो यार आते हैं आखिरी के ओवर में, वो कुछ 3-4 ओवर बचे रहते हैं। अब तो कुछ मैचेस से वो थोड़ा पहले भी स्टार्ट किया है आना, लेकिन ये वाली बैटल अगर धोनी आते हैं और शामी मुझे लगता है खेलेंगे, और अगर खेलते हैं तो इस बैटल में आप कहोगे बड़ा मज़ा आने वाला है। इट्स महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस मोहम्मद शामी। ये भाई बड़ी कमाल की लड़ाई है और इस लड़ाई को देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो इस कॉन्टेस्ट में किसका पलड़ा भारी है यार? धोनी आखिर में आते हैं और केवल उनका एक ही मंसूबा रहता है कि गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाओ, क्योंकि तब का मतलब आप कहते हो ना, एक प्लान ही यही रहता है, क्योंकि 3-4 ओवर में आप प्रयास तो यही करते हो कि जितने ज़्यादा रन्स आप बटोर लो उतना आपकी टीम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए मैं जाऊंगा मोहम्मद शमी के पास, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आएंगे अगर आखिरी के कुछ ओवर्स में, और अगर आते हैं वहाँ पे मोहम्मद शमी के हाथ में गेंद होती है तो वहाँ पे धोनी चांस तो देंगे ना, क्योंकि बड़े शॉट्स लगाने में कभी कभार वो मिस टाइम भी होता है। तो वहाँ पे मौका बनेगा मोहम्मद शमी के लिए महेंद्र सिंह धोनी को आउट करने का। तो इसलिए इस बैटल में आपको मज़ा आने वाला है, तो इस बैटल के ऊपर आप नज़र रख सकती हैं। तो अब बिग बैटल ऑफ द डे 2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये दूसरी बैटल अगर मैं बात करूं तो ये वाली होने वाली है। इट्स अभिषेक शर्मा सनराइजर्स के कैंप में से, तो दूसरी तरफ होंगे भैया खलील अहमद। तो खलील के सामने अभिषेक, ये वाली बैटल होने वाली है बड़ी कमाल की। तो इस कॉन्टेस्ट में भी मज़ा आने वाला है। इट्स अभिषेक वर्सेस खलील अहमद। तो इस बैटल, इन दोनों बैटल के ऊपर आप एक्चुअली वो नज़र रख सकते हो, बना सकते हो। तो रखिएगा नज़र इस बैटल के ऊपर। तो अब चलते हैं ज़रा प्रेडिक्शन टाइम की तरफ, क्योंकि वक्त हो चुका है प्रेडिक्शन टाइम का, और आपको मैं बता देता हूँ आज कौन मारेगा बाजी। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और प्रेडिक्ट कर देता हूँ हैदराबाद या फिर चेन्नई, कौन जीतेगा एक्चुअली मुकाबला। अब इतिहास बताता है हैदराबाद वालों ने कभी भी एक्चुअली चेन्नई के किले को फतेह किया नहीं, लेकिन इस सीज़न का IPL सीज़न 18 का ये एक बड़ा अजीबोगरीब, वो कहते हैं ना, इतिहास आया है कि चेन्नई अपने घर पे कर रहा है स्ट्रगल, क्योंकि RCB ने हरा दिया भाई, उसके बाद दिल्ली ने भी हरा दिया, लेकिन क्या अब हैदराबाद भी हराएगा? क्योंकि IPL सीज़न 18 में ये कुछ गजब हुआ है MA चिदंबरम स्टेडियम में। तो देखना होगा क्या हैदराबाद मारेगा बाजी या चेन्नई। अब मैं जाऊंगा इस मुकाबले में हैदराबाद के साथ, क्योंकि CSK के जो फैंस हैं यार, आपको ज़रूर वो थोड़ा बुरा लगेगा अगर आप मुझे वॉच कर रहे हो, क्योंकि बैटर टीम अगर आप देखते हो, पिच धीमी रही तो मुकाबला वो बराबरी पे आ जाएगा, लेकिन कहीं अगर पिच बैटर दिखी हमें वो चेन्नई की, तो आप कहोगे इसमें पलड़ा भारी आपको देखेगा। हैदराबाद का बैटिंग बड़ी मतलब लाजवाब है। तो इस प्रेडिक्शन टाइम में मैं जाऊंगा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है हर रोज़ की तरह कल। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और फटाफट से यार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबाना मत भूलिएगा, और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज़ में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।